गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन सीख रहे थे, लाइन इंटीग्रेशन, किसी का वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो उसमें हमने कल लाइन इंटीग्रेशन किसका पढ़ा था? स्केयर का पढ़ा था। हमने पढ़ा था एफ डी एस, इंटीग्रेशन किया था किसी कर्व गामा के अलोंग। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली गामा को क्या लेके चल रहे थे? गामा को हम लेके चल रहे थे सिंपल क्लोज्ड कंटूर। ठीक है, अब मेरे पास ये तो हो गया सिंपल क्लोज कंटूर है जैसे। अब यदि मेरे पास इस तरह से हो, यहां से ये स्मूथ है, सिंपल है, लेकिन मान लिया इन दोनों पॉइंट्स पे ये कंटूर जैसा नहीं बन रहा है, सिंपली नहीं है ना। सिंपली से मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इन पॉइंट्स पे। हम जो ds निकाल रहे थे वो कहाँ से निकालते? r वेक्टर जो हमें दिया था उसी से तो गामा को हम ट्रेस कर रहे थे। तो जो ये गामा है ये स्मूथ ना होकर इसका हमें डेरिवेटिव भी ds/dt हम निकाल रहे थे। वो कैसे निकाल रहे थे? मोड ऑफ dr वेक्टर बाय dt, इस तरह निकाल रहे थे। तो इसका डेरिवेटिव यदि किन्हीं पॉइंट्स पे एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे यदि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं? मान लिया ये वाला कर्व है, हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं C1, ये वाला कर्व है C2, ये पूरा C1 है, ये C2 है। तो हम फिर इसका कैसे लिखते थे? कैसे लिखेंगे? C1 FDS प्लस C2 FDS। ठीक है, डायरेक्शन देख के इस तरह से लिखेंगे। यदि हमारा जो कर्व है, जिस कर्व को यदि वो कर्व पूरा स्मूथ नहीं है, कुछ पॉइंट्स पे उसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा है, कुछ फाइनाइट पॉइंट्स पे, तो हम उसे ब्रेक करके इस तरह कर सकते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में बताया नहीं था, मुझे ध्यान नहीं रहा, लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे तब, तो मैं ये बताना भूल गई थी। तो आप इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैं बोल देती हूँ, आप वो स्टेटमेंट भी लिख लेना। एफ इज, लिखिए इसका स्टेटमेंट लिखिए, इफ कर्व इज स्मूथ कर्व इज पीसवाइज स्मूथ कर्व, इफ एफ इज सी या गामा कर्व इज पीसवाइज स्मूथ कर्व इज, इफ C is या gamma curve is piecewise smooth curve which is made by joining a finite number of smooth curve। खुद पूरा एक स्मूथ कर्व नहीं है, कुछ स्मूथ कर्व फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व से मिलकर यदि वो बना है, मान लिया वो स्मूथ कर्व C1 C2 Cn है, तो उस C या गामा के अलोंग जो इंटीग्रेशन होगा उस f का, लाइन इंटीग्रेशन का, वो क्या होगा? C1 के लिए प्लस C2 के लिए प्लस C3 प्लस Cn के लिए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ कर्व्स के बारे में। देखिए ये है एक सर्किल टाइप, सर्किल जैसा नहीं है पर ये कैसा है? स्मूथ है। कहीं कॉर्नर है इसमें? कॉर्नर नहीं है। ये कैसा है? स्मूथ कर्व है, साथ के साथ सिंपल भी है, सिंपल भी है। ये कर्व स्मूथ कर्व है, इसके पास कोई कॉर्नर नहीं है। ये कर्व कैसा है? स्मूथ कर्व है, कॉर्नर नहीं है, लेकिन ये नॉट सिंपल है। ये कैसा है? नॉट सिंपल है। क्यों नॉट सिंपल है? क्योंकि ये बीच में कहीं पे कट हो रहा है आपस में, दो पॉइंट्स पे इसकी सेम वैल्यू मिल रही है ना, इस तरह से ये चल रहा है। ये कैसा है? सिंपल है। क्लोज्ड, फर्स्ट पॉइंट आके फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है वही एंड पॉइंट पे है, क्लोज्ड है। इसी तरह ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, ये कर्व है, ये ना तो क्लोज्ड है ना सिंपल है। ठीक है, इस तरह आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सिंपल कर्व क्या हो गया? जो कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे, अंदर सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो।
खुद से ही खुद को इंटरसेक्ट ना करे तो वो सिंपल कर्व होगा। क्लोज्ड मतलब फर्स्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट को इनिशियल एंड लास्ट पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट पे वैल्यू सेम रखता हो, एक ही हो, सेम पॉइंट हो, तो वो कैसे हो जाएंगे, क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएंगे, वरना ओपन हो जाते हैं। क्रॉस ना करे आपस में, सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो तो सिंपल हो जाता है। यदि इंटरसेक्ट करता है तो हमारा कैसा हो जाता है, वो नॉट सिंपल कर्व हो जाता है। स्मूथ कर्व की बात करें, स्मूथ हम इस तरह देख सकते हैं कि कहीं कॉर्नर ना मिले, पर हम हर बार तो इस तरह बनाने थोड़ी बैठेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास आर वेक्टर गिवन होगा, हम हमारे स्मूथ के लिए क्या होना चाहिए, डी आर बाई डी टी, ये कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डी आर बाई डी टी यदि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, और नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम उस कर्व को कहेंगे सिंपल, सॉरी स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व कहेंगे। यदि वो अपने डोमेन में, जो डोमेन है हमारा फंक्शन का, उसके डोमेन के लिए नॉन जीरो भी आ रहा है और एग्जिस्ट कर जाए, ये क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस तो इसे होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस तो आर को होना पड़ेगा, ये क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए। जो हम एफ फंक्शन लेंगे ना, इसके डोमेन में एग्जिस्ट कर जाए और नॉन जीरो हो, तो हमारा कहलाता है स्मूथ, इसे हम स्मूथ कर्व कहते हैं। ठीक है, इस तरह से। और पीस वाइज स्मूथ मतलब कुछ फाइनाइट पॉइंट्स, जैसे ये ट्राइंगल है, इसके पास ये 3 स्मूथ कर्व से मिलकर बना है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है, एक ये कर्व है। कुछ फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़कर यदि वो स्मूथ है, 3 फाइनाइट पॉइंट्स को छोड़कर स्मूथ है, तो ये स्मूथ कर्व है। बाकी हम वो कुछ किन्हीं स्मूथ कर्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीस वाइज स्मूथ। कंटूर क्या होता है, कंटूर होता है एक ऐसा रीजन, उसे हम कंटूर कहते हैं। कंटूर आपने काफी बार सुना होगा, जैसे किन्हीं भी इसके मैं 2 पॉइंट्स को लूं, किसी हमारे पास कर्व है, उसके किन्हीं भी अंदर 2 पॉइंट्स को लूं और यदि मैं उन्हें मिलाऊं, तो ये क्लोज कंटूर कहलाता है, क्योंकि ये लाइन इसके अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है। ये इसमें लाइन पूरी की पूरी अंदर नहीं है, बाहर जा रही है, ये कंटूर नहीं होगा, ये सॉरी कॉन्वेक्स नहीं होगा, है ना। तो और जब ये सारी कंडीशंस मिल जाती है, जो सिंपल हो जाए, साथ के साथ वो कॉन्वेक्स हो जाए, तो उसे ही हम कंटूर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स रीजन आपने पढ़ा भी होगा, इस तरह के कर्व कॉन्वेक्स होते हैं। ये उल्टा वाला पैराबोला कॉनकेव होता है, ये आपने पहले पढ़ा होगा कभी ना कभी। तो ये रीजन जब हमारा 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है अपने रीजन के अंदर आ जाए, इसके 2 पॉइंट्स पे इस रीजन के अंदर आ रही है, इस तरह से हम देखते हैं, तो ये कॉन्वेक्स हो जाता है। और बाकी ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स रीजन, इसमें ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ क्योंकि ये रीजन से बाहर आ गई हमारी ये लाइन। ठीक है, तो ये थी कुछ छोटी छोटी चीजें। कुछ लोगों के कमेंट्स आते थे या फिर मैसेज कर रहे थे पर्सनली कि हमें सिंपल का और इस तरह का कुछ पता नहीं है, तो क्या होता है, तो वही बताने के लिए मैंने आज ये बता दिया। ठीक है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे लगा आप लोगों को पता होगा, सिंपल से वर्ड है ये, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, तो मैं आज आपको बता दिए हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। जब भी आपको सर्किल टाइप, इलिप्स टाइप इस तरह दिया हो, तो वो तो सिंपल क्लोज कंटूर हो ही जाते हैं। ध्यान रखना है कि वो एक ही बार राउंड कर रहा हो। वाइंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे हमने पढ़ा था, एक राउंड लगा रहा है, सिंपल है। यदि 2 राउंड लगाए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक के लिए निकाल के। यदि ये 2 राउंड है तो फिर ये सिंपल नहीं होगा, इसीलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे वहां पे और एक के लिए ही निकालते थे सिंपल, वाइंडिंग नंबर से आगे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब हम किसी वेक्टर फंक्शन के लाइन इंटीग्रल पे बात करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है लाइन इंटीग्रल।
लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। किसी वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटेग्रल के बारे में बात करते हैं। वेक्टर फंक्शन हम लेके चलेंगे एफ वेक्टर। ये कैसा होगा, f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप। इस तरह से ये एक्स वाई जेड के ही फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो ये वाले भी एक्स वाई जेड के तीनों फंक्शन होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। आर वेक्टर उसी तरह से हमें गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो, ये हमारा टी की फॉर्म में दिए हैं सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए। ठीक है, ये टी के फंक्शन है, जैसे हमने लास्ट वाले में लिखा था इसी तरह लिख लेते हैं। आर वेक्टर ऑफ टी बराबर एक्स ऑफ टी आई कैप प्लस वाई ऑफ टी जे कैप प्लस जेड ऑफ टी के कैप। ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी आर वेक्टर की, और इसके लिए मान लिया हमारी जो टी की वैल्यू है वो ए से बी जा रही है। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बस वहाँ पे हमारा जो ये फंक्शन था वो एक्स वाई जेड का कोई स्केलर फंक्शन था। यहाँ पे हमारा एक्स वाई जेड का ये वेक्टर फंक्शन है। तो हम लाइन इंटेग्रल को कैसे बताएंगे, तो आप लिखिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ का लाइन इंटीग्रल, इससे क्या हो रहा है, इससे ट्रेस कर रहा है ये हमारा कर्व सी को, और सी कैसा होता है, सिंपल क्लोज कंटूर, सी या गामा आप जो भी लेंगे। ये क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कंटूर। ये जो सर्किल टाइप की इक्वेशन होती है ये सारे सिंपल क्लोज कंटूर ही होते हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, मैक्सिमम आपको इन्हीं से काम चल जाएगा। ये सिंपल क्लोज कंटूर है। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ वेक्टर along C is the integration of projection of f vector in the direction of r वेक्टर। यानी कि f वेक्टर का, यदि मैं f वेक्टर का इंटीग्रेशन आपको बताऊं अलोंग c, है ना, अलोंग सी यदि हम इसका लाइन इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इंटीग्रेशन होता है किसका, प्रोजेक्शन एफ वेक्टर का टी की डायरेक्शन में। मान लिया टी की डायरेक्शन में टी कैप उसका कोफिशिएंट है, और ये हो गया ds। इस तरह ये हमारा लाइन इंटीग्रेशन होता है। ये क्या है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में टी क्या होगा, हमारा टी वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो इसे हम टी कैप को लिखेंगे डी आर वेक्टर बाय डी एस। वैसे तो ये टी होगा, जब कैप लगाएंगे तो हम डी एस लगा सकते हैं, या हम इस तरह करेंगे टी बाय डी टी बाय डी एस, तो डी टी से डी टी कैंसिल, डी आर बाय डी एस, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा ds से ds कैंसिल हो जाता है, और ये हमारा f डॉट dr बन जाता है। तो ये होता है इंटीग्रेशन की। यदि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ किसी वेक्टर का आपसे पूछ लिया जाए, आप कहेंगे वो एक इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। किसी वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन किसी का r वेक्टर के अलोंग क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा किसका, प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, उस आर वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन को शो करता है, उसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसे हम एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्शन को, बाकी आप डेफिनेशन ये होती है एफ वेक्टर डॉट टी कैप डी एस।
ये हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। इसे एफ डॉट डी आर तक आप ले जा सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, डी आर वेक्टर बाई डी टी। इसे हम डी टी बाई डी एस बाई क्या करेंगे, हाँ डी टी बाई डी एस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैप बनाने के लिए डी एस बाई डी टी का। जब हम कैप लेंगे तो आपको समझ आ गया होगा ये स्टेप क्या होगा। देखो टी कैप क्या होगा, ये होगा टी वेक्टर बाय मोड ऑफ टी वेक्टर। टी वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर बाय डी टी। इसका मोड हमने कल भी पढ़ा था, इसका मोड क्या हो रहा था, डी एस बाय डी टी लिख रहे थे हम। तो फिर ये वाला इस तरह आया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो आप इस तरह देखेंगे, कभी भी पूछा जाए लाइन इंटेग्रल ऑफ एफ अलोंग सी, तो क्या होगा, जो सी कर्व कहाँ से ट्रेस हो रहा है, आर वेक्टर से, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, किसी भी वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन। तो इतनी बात हमारी हो गई। यदि हम इसी को कार्टेशियन फॉर्म में ले जाने की बात करें, पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाने की बात करें, तो हम क्या कर सकते हैं। देखो अपने पास आया है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये आया है लाइन इंटीग्रेशन। एफ क्या है, एफ है हमारा f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप डॉट आर डी आर क्या होगा, dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, i के कोफिशिएंट, j के। तो ये क्या हो जाएगा, f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ये हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा किसमें, इन कार्टेशियन फॉर्म। ये हमारा बन जाता है f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ठीक है, ये हमारी बात हो गई हमारे इसकी। बाकी पैरामेट्रिक फॉर्म में यदि हम ले जाए, मान लिया पूरा फंक्शन हम जिस तरह मैंने शो करके दिखाया है टी में ही यदि हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो फिर हम इन पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या लिखेंगे, f1 इसे आप लिखेंगे dx बाय dt प्लस f2 dy बाय dt प्लस f3 dz बाय dt। हमने इसे t पैरामीटर में चेंज कर दिया, तो ये क्या होगा, पैरामेट्रिक। ठीक है, तो आप इस तरह ये दोनों हमें हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं, मैं मिटा देती हूँ, तब तक आप ये नोट कर लें, फिर मैं इसे रब करती हूँ। तो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फाइंड लाइन इंटेग्रल ऑफ एफ वेक्टर एक्स वाई जेड क्या है, y माइनस एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस जेड माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस x माइनस जेड स्क्वायर के कैप अलोंग कर्व C ट्रेस्ड बाय, जो हमारा ट्रेस कहाँ से हो रहा है, r वेक्टर से, r वेक्टर ऑफ t से, ये है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप, एंड इसकी वैल्यू t की हमारी 0 से 1 तक जा रही है। ठीक है, हमें करना क्या है, यहां से हम निकालेंगे x ऑफ t, y ऑफ t, z ऑफ t। क्या आया, टी स्क्वायर टी क्यूब। हमें लाइन इंटेग्रल निकालना है, तो ये क्या होता है, f डॉट डी आर। इसका इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी आर ही करना है। हम क्या करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिख रहा है हमें, टी की फॉर्म में हम लेके आ सकते हैं इजीली। तो हम क्या करते हैं, dx बाय dt निकाला हमने, ये हो गया 1, dy बाय dt निकाला, ये हो गया 2t, dz बाय dt हमने निकाला, ये हो गया 3t स्क्वायर। ठीक है, f1 है हमारा
y माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आप लिखेंगे y क्या है टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टी स्क्वायर, f1 हो गया 0, f2 है हमारा z माइनस वाई स्क्वायर, z की वैल्यू है टी क्यूब माइनस ये हो गया टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेज टू पावर 4, f3 आया हमारा x माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया x की वैल्यू t माइनस जेड स्क्वायर यानी कि टी रेज टू पावर 6, f1 f2 f3 की वैल्यू है dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, dz बाई डी टी की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो हम इसमें इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करके लिमिट t की क्या हो गई 0 से 1, f1 0 इंटू डी एक्स बाई डी टी 1 प्लस f2 क्या है t क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी टी 2t प्लस f3 है t माइनस टी रेज टू पावर 6 इंटू डी जेड बाई डी टी हो गया 3t रेज टू पावर 2 इंटू डी टी। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या बना 2, सॉरी चलो आगे चलते हैं। ये क्या हो गया 2t रेज टू पावर 4 माइनस 2t रेज टू पावर 5, यहाँ से हो गया प्लस 3t रेज टू पावर 3 माइनस 3t रेज टू पावर 8 इंटू डी टी। इंटीग्रेशन 2t रेज टू पावर 5 बाई 5 माइनस 2t रेज टू पावर 6 बाई 6 प्लस 3t रेज टू पावर 4 बाई 4 माइनस 3t रेज टू पावर 9 बाई 9, लिमिट 0 से 1 क्या आएगा 2 बाई 5 माइनस 2 बाई 6 प्लस 3 बाई 4 माइनस 3 बाई 9, ये हो गया 1 बाई 3 और ये भी हो गया 1 बाई 3, 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 4 माइनस 2 बाई 3, एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या हो गया 60, ये गया 24 और प्लस 45 माइनस 40 तो हमारे पास ये आ गया 29 बाई 60, 29 बाई 60 हमारा कैसा आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है 29 बाई 60। हमने किया क्या, हमने क्वेश्चन को करने के लिए ये हमें दिख रहा था टी की फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज दी हुई थी डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी हमने निकाल लिया। F1 F2 F3 को हमने फॉर्म टी की फॉर्म में चेंज कर लिया। हमारा फॉर्मूला था F1 डी एक्स बाई डी टी प्लस F2 डी वाई बाई डी टी प्लस F3 डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन टी के अलोंग जो हमारी लिमिट होती थी हमने इंटीग्रेशन किया, सोल्व आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली होने वाला है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन इजी होते हैं वो एग्जाम में जरूर आते हैं, बस फॉर्मूला बेस होते हैं। यदि हमें मेथड पता है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूले हमें याद हैं तो फिर हम उन्हें जल्दी जल्दी कर पाते हैं। यदि नहीं पता होता है तो फिर तो छोटा हो बड़ा हो, यदि मुझे पता ही नहीं है तो फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। हमें दिया है एफ वेक्टर, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हमें दिया है एफ वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये मुझे एफ वेक्टर दिया है एंड आर वेक्टर दिया है, आर वेक्टर दिया है मेरा कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, और टी की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाई 2 तक जा रही है। तो आपको इस R से ट्रेस होने वाले कर्व C के अलोंग F का लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो आप भी सोल्व करें, मैं भी करती हूँ।
सेकंड, सोल्व करें आप तब तक। तो किया सोल्व कुछ, z हमारा आया t, dx बाई dt क्या हो गया माइनस साइन t, dy बाई dt आया cos t, dz बाई dt आया 1। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इंटीग्रेशन f डॉट डी आर, यही होगा इंटीग्रेशन हमारा। देखिए जो डेफिनेशन है हम जनरली यूज f डॉट डी आर ही करेंगे, लेकिन यदि कोई डेफिनेशन हमसे पूछ ले तो डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन है ये, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ f अलोंग r वेक्टर या इन डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। ठीक है, लाइन इंटीग्रल होता ये है। तो इसकी वैल्यू हो गई f1 क्या है x की वैल्यू है cos t dx बाई dt माइनस साइन t, प्लस f2 है y की वैल्यू है साइन t cos t, प्लस z t इंटू 1 dt, लिमिट है इसकी हमारी 0 से पाई बाई 2। ये वाली टर्म्स कैंसिल हुई, इंटीग्रेशन t का आया 0 से पाई बाई 2 dt बराबर t स्क्वायर बाई 2 0 से पाई बाई 2, ये आ गई 1 बाई 2 पाई स्क्वायर बाई 4, यानी कि पाई स्क्वायर बाई 8 इसका आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हम लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन इजीली सोल्व करेंगे। जब इस फॉर्म में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमारा क्रॉस पे बेस है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखो जब भी हमें थोड़ा समझिए, पहले एग्जाम्पल से पहले हमें दिया जाए इंटीग्रेशन अलोंग सी कर्व, वही f और f वेक्टर फंक्शन है एंड c कर्व r वेक्टर से ट्रेस्ड है, दी f वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर, यदि हमें ये पूछा जाए तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। ये हम पैरामेट्रिक कर रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं, देखो इस तरह का क्वेश्चन या तो पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है इतना इजी पूछा जाता है कि मैं बहुत सारी टर्म इनमें जीरो बन रही होती है, हमें छोटा सा आंसर मिल रहा होता है। ठीक है, बाकी हम करेंगे वो बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे एक, एफ वेक्टर क्रॉस डी आर जब भी हमें मिलेगा करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ वेक्टर और आर डी आर वेक्टर से हम डी आर वेक्टर बनाएंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालेंगे और डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इस तरह हम इन्हें करने वाले हैं, डायरेक्टली करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, हम उसमें थोड़ा सा अलग करते हैं। सेम क्वेश्चन है पिछले वाला जो अभी हमने क्वेश्चन करा, मान लिया एफ वेक्टर वही है, एफ वेक्टर हम वही लेके चलते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड आर वेक्टर आप वही लेके चल रहे हैं कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस टी के कैप, और टी हमारी वैल्यू है 0 से पाई बाई 2। टी की वैल्यू कहाँ से है, 0 से मेरी पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू है। अब यदि मुझसे एफ क्रॉस डी आर का इंटीग्रेशन पूछा हो तो आप आराम से इससे डी आर निकालेंगे और एफ क्रॉस डी आर करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन डी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करना। इसकी वैल्यू आप निकाल के देखिए, इसकी वैल्यू भी हम सेम एज इट इज निकालेंगे। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे।
क्रॉस प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं। हम कैसे करते हैं, देखो जनरल वे में समझिए। हमारे पास जब क्वेश्चन पे बाद में आते हैं एफ क्रॉस डी आर है, तो हम क्या करते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, F1, F2, F3 यही करते हैं। ये होता है dx, dy, dz। आई कैप के साथ आता है हमारा F2 dz माइनस F3 dy माइनस जे कैप F1 dz माइनस F3 dx प्लस के कैप। के कैप के साथ क्या होगा, F1 dy माइनस F2 dx। ठीक है, ये होगा। अब यदि मुझे इंटीग्रेशन करना बोला जाए F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, तो आप जनरली इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, आप यही करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। यदि F1 F2 सारे कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो dz dy dx तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, आपको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में जाना पड़ सकता है। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा पैरामेट्रिक। आप कैसे करेंगे, आप सबके नीचे dt से डिवाइड कर देते हैं। आप क्या करते हैं, सबके नीचे dt से डिवाइड कर देते हैं और बाहर भी dt कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपने यहां पे dt किया है, बाहर dt आप इंटीग्रेशन में कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुल मिला के इस तरह करना है f क्रॉस dr बाई dt के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। यही मेथड हम यहाँ अपनाएंगे। यहाँ पे भी हम dr बाई dt के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर dt के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं हम। dr वेक्टर एक तरह से क्रॉस f वेक्टर, ये हम निकालते हैं। dr वेक्टर बाय dr का मतलब क्या हो गया, t के रेस्पेक्ट ही है क्योंकि पूरा फंक्शन ही t का है। तो हम क्या करेंगे, i कैप, j कैप, k कैप। डेरिवेटिव क्या है इसका, माइनस साइन t कोस t 1 कोस t साइन t एंड t। इंटीग्रेशन की वैल्यू आई i कैप t कोस t माइनस का साइन t माइनस जे कैप माइनस का t साइन t माइनस का कोस t प्लस के कैप माइनस का साइन स्क्वायर t माइनस का कोस स्क्वायर t। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इंटीग्रेशन करना है। हम इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर देते हैं, हम जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन कीजिए। अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई हैं, हमें केवल और केवल इंटीग्रेशन करना है। इस पूरे का हमें करना है इंटीग्रेशन dr क्रॉस f वेक्टर करना है। इसका मतलब हम जो ये वैल्यू रखेंगे इनटू में dt करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन प्लस, इन्हें अलग अलग भी रख सकते हैं क्योंकि तीन टर्म्स की फॉर्म में बन रहा है। तो इसे हम लिखेंगे t cos t, आई कैप के साथ है t cos t माइनस साइन t dt। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 माइनस का j कैप के साथ प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉमन ले लेते हैं माइनस। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 t साइन t प्लस कोस t dt। यहाँ हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, के कैप 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t, इसकी वैल्यू तो 1 ही बन जाएगी, साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t dt। तो ये हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई और हम अब इसे तो इजीली सोल्व कर सकते हैं। t कोस t का हम कर देंगे, साइन t का अलग से कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं ये आप इंटीग्रेशन। तो चलो हम करते हैं
हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन। हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। हम आई कैप टी कोस टी का फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का साइन टी, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 बाद में लगाते हैं, डी टी माइनस इस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस माइनस का प्लस कोस टी, और ये 0 से पाई बाय 2 प्लस जे कैप टी साइन टी का प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन टी का हो गया कोस टी डी टी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, 0 से पाई बाय 2 और माइनस का के कैप इसका तो हो गया टी और 0 से पाई बाय 2। वैल्यूज आई कैप टी साइन टी प्लस कोस टी माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी माइनस माइनस प्लस का कोस टी, 0 से पाई बाय 2 प्लस जे कैप के साथ हुआ माइनस का टी कोस टी प्लस साइन टी, इसका कोस टी का साइन टी प्लस साइन टी, 0 से पाई बाय 2 माइनस का के कैप पाई बाय 2। ये तो इसमें लिमिट मैंने डायरेक्ट पुट कर दी, तो यहाँ करते हैं आगे सोल्व। बराबर आई कैप, जब हम पाई बाय 2 लगाएंगे तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1, तो क्या आ गया पाई बाय 2, 0 लगाएंगे तो 0, फिर हो गया 2 कोस टी में पाई बाय 2 लगाएंगे तो कोस पाई बाय 2 0, लेकिन माइनस का 2 कोस 0 तो 1, माइनस का 2 कोस 0 1 होता है, प्लस जे कैप के साथ क्या आया माइनस का टी कोस टी, पाई बाय 2 के कारण कोस वाली वैल्यू 0, और 0 पे लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन टी 0 के कारण 0 बचा 2 साइन टी की वैल्यू जाएगी 2, पाई बाय 2 पे 2 एंड माइनस 0 पे तो 0 ही, और माइनस का के कैप पाई बाय 2। हमारा आंसर ये आ गया। इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझना भी और थोड़ा सा क्वेश्चन भी, पर शायद ही ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जाम में बने। ऐसा क्वेश्चन सिर्फ वहाँ बन सकता है या तो आपका पेपर सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव वाले पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन जब आईआईटी जेईई और गेट का जो एग्जाम होते हैं ना, जो पेपर आईआईटी सेट करती है वहाँ पे इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस वो डालती हैं जब आईआईटी पेपर सेट करती है, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेशन वाले देखने पड़ सकते हैं। पर आपको जब भी नेट वगैरह में यदि कभी क्वेश्चन आया, वैसे तो आएगा नहीं, वेक्टर का पोर्शन बहुत कोई माइनर चांस है, इसमें नहीं आते हैं वेक्टर के CSIR नेट में, पर आया तो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से नहीं आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और एग्जाम्पल्स हम करेंगे, जिससे हम बुक के ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, ठीक है, जो RPSC ने भी पूछे हैं या नेट पे भी उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो या तो नेट के PYQ हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।